हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपी सर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखता है। ठीक है, जो फंक्शन लिखा होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो ध्यान रखिएगा डेफिनेशन क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, रिमेंबर दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करता हूं तो तरीका क्या है। मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सभी लोगों को मालूम है यहां पर कि जो बॉक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है ना, रिमेंबर दैट जब तक कि क्वेश्चन में ये मेंशन ना रहे कि बॉक्स विल रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आप अपनी तरफ से ये खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब कभी भी बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तो ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एन इंटीजर नंबर। कैसा नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है व्हिच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हर इंटीजर पर अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है। जैसे कि यदि हम यहां पर इसको डिफाइन करना चाहते हैं पॉजिटिव x के लिए तो देखिए डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। यदि मान लें कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जैसे कि कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लें 0.4, तो ध्यान दो 0.4 से छोटा ऐसा कौन सा इंटीजर है जो सबसे बड़ा है। 0.4 से छोटा होना चाहिए और वो इंटीजर सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो इंटीजर कौन सा मिलेगा, 0। ये 0.4 से छोटा भी है और सबसे बड़ा इंटीजर भी है। ठीक है, सेम ऐसे ही कोई भी नंबर कंसीडर कर लें जो 0 और 1 के बीच में है, जैसे कि 0.7 ले लें या 0.8 ले लें, तो आप देखेंगे कि वो सबसे बड़ा इंटीजर जो उस नंबर से छोटा है वो कौन सा है बेटा, 0। इसी तरह यदि x की वैल्यू हम 1 से 2 के बीच में कंसीडर करते हैं तो हम देखेंगे यहां पर जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर। ठीक है, आप देखिएगा जब x की वैल्यू हम 2 से 3 के बीच में कंसीडर करते हैं तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है 2 के बराबर। इस तरह से आप देख सकते हैं क्योंकि हर इंटीजर पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से 1 में डेफिनेशन 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है इक्वल टू 0। 1 से 2 में ये अगेन एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। 2 से 3 में अगेन ये एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। आप फर्दर आगे चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्लस इंफिनिटी तक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर इंटीजर पर आप इसे ब्रेक करेंगे जब आप इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहां पर इसको पॉजिटिव x के लिए डिफाइन किया है, इसी तरह से आप चाहें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव x के लिए भी। यदि आप इसको नेगेटिव x के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है। यदि मान लें x की वैल्यू नेगेटिव है बिटवीन -1 से 0, तो आप देखेंगे कि -1 से 0 के बीच में यदि कोई नंबर कंसीडर करते हैं, मान लो -0.6 कोई नंबर है, तो -0.6 से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा इंटीजर जो अपने आप में सबसे बड़ा होना चाहिए, तो आप देखेंगे वो नंबर कौन सा आएगा बेटा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है तो उस केस में बॉक्स ऑफ x हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट करता है और वो वैल्यू क्या होती है, -1। सिमिलरली यदि x की वैल्यू आप -2 से -1 के बीच में कंसीडर करते हैं
तो आप देखेंगे कि इस इंटरवल में बॉक्स ऑफ x की डेफिनेशन क्या मिलेगी, -2। ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफाइन कर पाएंगे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नेगेटिव x के लिए भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं -∞ तक सिमिलर पैटर्न पर। इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जिन भी दो इंटीजर के बीच में आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू x। तो आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, जो x से छोटी है या फिर x के इक्वल है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, तो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस फंक्शन का डोमेन क्या निकल कर आया यहां से बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है x की वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं यहां पर x की वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, आप नेगेटिव x पर भी इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, आप पॉजिटिव x पर भी इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। या आप चाहे तो बोल सकते हैं दैट इज द ऑल रियल नंबर सेट R। ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और यदि रेंज की बात की जाए तो आप देखेंगे कि फंक्शन का जो रेंज हमें मिलेगा वो क्या होगा, रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y। तो अब y की वैल्यूज क्या क्या मिल रही है, दैट ऑलवेज एन इंटीजर, आइदर 0 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव x पर देखें तो -1 -2 -3 -4। तो आपको जो y की वैल्यूज मिल रही है यहां पर वो क्या मिल रही है, इंटीजर। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की जो रेंज हमें मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, इंटीजर नंबर्स। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया है। तो फंक्शन का डोमेन क्लियर है, फंक्शन का रेंज क्लियर है, फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होता है वो भी क्लियर है। तो अब देखते हैं यहां पर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए चेक करते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर इसका ग्राफ। फंक्शन है अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए बेटा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डिफाइन कर लेते हैं। ये इसका ओरिजिन है। जैसे कि हमने देखा कि हर इंटीजर पर इसकी डेफिनेशन चेंज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 से 1 में इसका ग्राफ अलग से प्लॉट होगा, 1 से 2 में फंक्शन का ग्राफ कुछ अलग से प्लॉट होगा, 2 से 3 में फंक्शन का ग्राफ अलग डिफरेंट होगा, 3 से 4 में फंक्शन का ग्राफ डिफरेंट होगा, आगे फिर 4 से 5 में, 5 से 6 में फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनेगा। यदि आप नेगेटिव x पर डिफाइन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सेम है, नेगेटिव x पर भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिफरेंट वैल्यूज अटेन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो हमने अभी देखा था कि फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट करता है, दैट इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दैट x इज इक्वल टू 0 यहां पर इंक्लूड होता है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 को हम एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए यहां पर ओपन सर्कल बनाते हैं। क्योंकि जब x की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, 1। x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में होती है तो ग्राफ हमेशा वैल्यूज क्या देता है, 1 के बराबर। लेकिन ध्यान रखिए इक्वल टू 2 पर आपको वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, इक्वल टू 2 पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 के बराबर। इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। 2 से 3 में आपको वैल्यूज मिलेगी कितनी, दैट इज अगेन कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2। 3 पर ध्यान रखिएगा यहां ओपन सर्कल मिलेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। 3 से 4 में फिर से आपको एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 के बराबर। इस तरह का ये आपको ग्राफ मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेप अप फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि -1 से 0 की बात करें तो आप देखेंगे -1 से 0 में जो ग्राफ बनेगा वो अगेन इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन। x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा -1 के बराबर। यदि x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में कंसीडर कर रहे हो तो वैल्यू आपको मिलती है यहां पर -2 इस तरह से। ठीक है ना, यहां पर -2 इंक्लूडेड होता है इसलिए यहां पर क्लोज सर्कल लगाते हैं, -1 एक्सक्लूडेड होता है इसलिए यहां पे ओपन सर्कल चलता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इस तरह से स्टेप अप फंक्शन बनता है यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप देखेंगे कि जब मैं यहां पर इसके क्लोज पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूं
तो ये सभी की सभी जो पॉइंट्स हैं ये लाई करते हैं ऑन द लाइन y इक्वल टू x। और यदि हम इसके ओपन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो ओपन पॉइंट्स हैं ये भी एक लाइन पर लाई करते हैं जो इसके पैरेलल है, और ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू x माइनस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो इससे एक चीज और निकल के आती है, देखो वो क्या है, सबसे पहली चीज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा x से छोटी होती है, लेस देन इक्वल टू x, और x माइनस 1 से बड़ी होती है। ठीक है, दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू है ये x से छोटी है और x माइनस 1 से बड़ी है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया। दूसरा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसका शेप कुछ लैडर की तरह नहीं है, मतलब सीढ़ी की तरह नहीं बन रहा है, जैसे कि सीढ़ी होती है उस तरह से। तो इसलिए हम लोग इसको लैडर फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो लैडर की तरह बनता है, मतलब सीढ़ी की तरह बनता है। इसलिए इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, लैडर फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो नोन एज द लैडर फंक्शन। क्लियर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर यदि कभी भी कोई इंटीजर वैल्यूज एडिशन की फॉर्म में लिखी होती है, i का मतलब है इंटीजर वैल्यू, तो यदि बॉक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि कोई भी एक इंटीजर वैल्यू एडिशन की फॉर्म में लिखी हुई है या वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर ले जा सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस i क्यूब। ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 प्लस 2, तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 6.6 लिखा हुआ है, जिसका बॉक्स कितना होगा, जब x की वैल्यू 6 और 7 के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो यदि यहां पर 6.6 लिखा हुआ है तो इसका बॉक्स कितना होगा, 6 के बराबर होगा। चेक कर ले जरा, देखो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, यदि ये इंटीजर नंबर है तो इसको मैं बॉक्स के बाहर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2, और 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा जरा देखो तो, जब x की वैल्यू 4 और 5 के बीच में होती है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आती है, 4 के बराबर। इसका मतलब वैल्यू आपको फिर से सेम मिलेगी, 4 प्लस 2 मतलब 6 के बराबर। ठीक है ना बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, और वो कौन सी है, नोट कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये स्पेशली प्रॉपर्टी हम लोग यूज तब करते हैं जब हम कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करते हैं। यदि आप नेगेटिव x के लिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करिए, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, यदि x पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा, ये नेगेटिव नंबर देगा, और यदि x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नंबर देगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा। तो नेगेटिव x को डिफाइन करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x। इन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, हमेशा 0 के बराबर, यदि x एक इंटीजर नंबर है। ठीक है। और यदि x इंटीजर नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1, इफ x इज नॉट एन इंटीजर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट सभी को। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। यदि आप कभी भी नेगेटिव x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे वो आप देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x को क्या लिखा जाएगा, माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यदि x की वैल्यू इंटीजर है, और यदि इंटीजर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इफ x इज नॉट एन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सभी को, समझ में आ गया है किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।